वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 5वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जनवरी महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस की वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगी। उसके लिए आपको वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा। किसी भी अदर पीडीएफ को अवेल करने के लिए आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में है। लाइट हाउस जो समंदर के किनारे रास्ता दिखाता है जहाजों को कि उन्हें कहां डॉक करना है। बिल्कुल वैसे ही ये जो प्रोजेक्ट होगा ये एक रास्ता दिखाएगा कि हम कितने बढ़िया मकान या फिर बिल्डिंग्स बना सकते हैं जो कि इन्वायरमेंटली रेजिलिएंट हो और जो इकोसिस्टम है उसे हर्ट ना करते हो। आपको आइडिया लग गया होगा कि ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट किस बारे में होगा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी हाल ही में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा। ये जो प्रोजेक्ट है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया जीएचटीसी इंडिया के तहत 6 साइट्स में 6 स्टेट्स में तैयार किया जाने वाला है। जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट होगा ये एक्चुअली में वर्तमान में न्यू एज मतलब वर्तमान की स्थितियों में जो बेस्ट अल्टरनेटिव ग्लोबल टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल करके बिल्डिंग्स को बनाया जाएगा। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी कुल मिला के आप पिक्चराइज कर सकें इसलिए आसान भाषा में बताता हूँ कि हम लाइट हाउस प्रोजेक्ट में बिल्डिंग्स बनाएंगे। इसके लिए 6 साइट्स चूज की गई हैं। इन 6 साइट्स पर 14 मंजिला मकान बनाए जाएंगे। इन मकानों में अभी तक की जो सबसे बढ़िया ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, एनर्जी रेजिलिएंट हो, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद ये जो बिल्डिंग्स हैं इन्हें जो हमारा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है जिसके तहत आवास योजना जिसे कहा जाता है उसमें जो भी फैमिलीज एलिजिबल हैं उनको ये हाउस दिए जाएंगे। इसमें वैसे तो देखिए आवास योजना में जो गवर्नमेंट होती है वो पूरा खर्च वहन करके जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर और जो शहरी इलाके हैं वहां पर मकान बनवाती है। बट इसमें 4 पॉइंट समथिंग लाख का जो अमाउंट है वो उस बेनिफिशियरी को पे करना होगा बिकॉज ये अर्बन इलाके में बनाए जाएंगे और थोड़ा ज्यादा खर्च वाले होंगे। तो इस तरीके का ये जो बनाया जाएगा पूरा बिल्डिंग ये काफी बढ़िया होगा और ऐसा प्रोजेक्ट पहली बार इंडिया में लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाएंगी वो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। 6 साइट्स जो चूज की गई हैं वो 6 स्टेट्स में है, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर 1000 हाउसेस के बनाने की बात की गई है आसपास का जो भी इंफ्रा है उसके साथ मिलाकर, जहां पर रेडी टू लिव हाउसेस को बनाया जाएगा 12 महीनों के भीतर। मतलब इसमें होगा ये कि जैसे पिलर्स वगैरह ऑन साइट बनाए जाते हैं जब भी बिल्डिंग्स बनती हैं, यहाँ पर कंपनीज में से बना के ऐसा पिलर्स और जो कुछ और भी जो इंफ्रा होता है जो रेडीमेड लाया जा सकता है वो लेकर आएंगे ताकि वो जल्दी बन जाए। कंपनीज में वो इंफ्रा बन रहा होगा लाके सीधा इंस्टॉल कर देंगे। एक तरीके की लाइव लेबोरेटरीज की तरह वर्क करेंगी। देखा जा सकेगा कि अगर ये सक्सेसफुल है तो हम इसे मैसिव स्केल पे आगे भी काम में ला सकते हैं। जो यहाँ पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया है जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का एक इनिशिएटिव है। इसका पर्पज ये है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें जहां पर हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हाउसिंग में कंस्ट्रक्शन करें। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे कि हम हर 2 साल में एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां पर नई नई टेक्नोलॉजीज को सामने लाने की बात की जाती है। हम आइडेंटिफाई करते हैं और मेन स्ट्रीम करते हैं किसको, जो भी प्रूवन डेमोन्स्ट्रेबल टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इस्तेमाल हाउसिंग सेक्टर में किया जा सकता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर आशा इंडिया एक इनिशिएटिव है, अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर, जो कि एक इंक्यूबेशन सेंटर की तरह काम करता है कि हम ऐसी चीजों को एक्सेलरेट करें जिसकी वजह से हम सस्टेनेबल हाउसिंग बना सकते हैं, ऐसी हाउसिंग जो कि एनवायरमेंट के हिसाब से भी सही हो। हमारा अगला आर्टिकल करंट अकाउंट के बारे में है। देखिए बहुत कम होता है जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में हो, बट अभी है। जो पहला क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का 2020-21 का, उसमें हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस था वो 19.2 बिलियन डॉलर का था जो कि हमारे जीडीपी का 3.8% था। अभी ये थोड़ा सा कम हो गया है बट स्टिल वी आर इन सरप्लस राइट नाउ। ये जो सितंबर में क्वार्टर एंड हुआ है वहां पर जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा दैट वाज 15.5 बिलियन डॉलर का जो कि हमारे जीडीपी का 2.4% है। अगर आप पिछले साल इसी क्वार्टर की बात करें तो हम 1.1% डेफिसिट में थे, 7.6 बिलियन डॉलर डेफिसिट में थे। इस बार हम सरप्लस में हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप करंट अकाउंट का मतलब होता क्या है ये समझ लीजिए। बाकी जो डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई हैं वो करंट अकाउंट के बारे में ही लिखी गई हैं। आप इसे यहाँ समझ लेंगे तो वहां पे डिटेल्स को समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट्स के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं उसके लिए। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम जिस सरप्लस की बात कर रहे हैं वो इस करंट अकाउंट के सरप्लस की बात है। करंट अकाउंट में देश के बाहर पैसा जाता भी है और देश के अंदर पैसा आता भी है,
हम इसका नेट निकाल लेते हैं, मतलब पैसा जितना गया उसके कंपैरिजन में जो आया है वो ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा है तो हम इसे कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस, और अगर कम है तो उसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो विजिबल कंपोनेंट है जिसमें बेसिकली होता है गुड्स। गुड्स का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें डेफिनेटली हम माइनस में रहते हैं क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है। सर्विसेज के हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पर हम प्लस में रहते हैं। यहाँ पर जो इनकम में प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड होता है, ये जो कैपिटल कंपोनेंट में हम लोन लेते हैं या फिर बोरोइंग वगैरह होती है, जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके बदले में हमें प्रॉफिट या इंटरेस्ट देना होता है, डिविडेंड देना होता है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा देते हैं तो माइनस में होते हैं। ट्रांजेक्शन्स में रेमिटेंस, डोनेशन वगैरह हमें ज़्यादा मिलता है तो प्लस में होते हैं। यूजुअली ये सब मिला के हम माइनस में रहते हैं, बट अभी कुछ समय से हम देख ही रहे हैं कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो प्लस में जा रहा है, यानी कि हम करंट अकाउंट सरप्लस में है। तो इस पूरे फैक्टर में जो हमने देखा है, इसमें जो पैसे आ रहे हैं वो जाने वाले पैसे से ज़्यादा है, दैट इज सरप्लस। तो इसे कहा जा रहा है करंट अकाउंट सरप्लस। यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि ये कंट्री का एक रिकॉर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो नेट अर्निंग है किसी कंट्री की वो ज़्यादा है कि कम है। करंट अकाउंट डेफिसिट में जाता है अगर हमारे देश से बाहर पैसा ज़्यादा जा रहा हो, और सरप्लस में होता है जब हमारे यहाँ ज़्यादा आ रहा हो। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या इंक्लूड होता है, तो नेट इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ट्रांसफ़र, जो फॉरेन एड हमें मिला है, रेमिटेंसेस वगैरह हमें मिले हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमने देख ही लिए। अब यहाँ पर देखिए जीडीपी के परसेंटेज में इसका कैलकुलेशन किया जाता है, लाइक अभी 2.4% का जो सरप्लस है वो हमने रिकॉर्ड किया। सीएडी को मेजर करने का तरीका है ट्रेड गैप, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो गैप है उसे ट्रेड गैप कहा जाता है। जो नेट करेंट ट्रांसफर है, हमने जो बाहर डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट वगैरह दिया है उसमें हमें फायदा है कि नुकसान है। नेट का मतलब होता है आप जोड़ घटा के जो निकल रहा है वो निकाल लो, और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन सबको जोड़ के हम करंट अकाउंट का जो पूरा इवेल्युएशन है वो कर लेते हैं। करंट अकाउंट मैटर इसलिए करता है बिकॉज ये हमारी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ या वीकनेस को दिखाता है। अगर हम सरप्लस में हैं मतलब कि हम लेंडर हैं, हम दुनिया को पैसे दे रहे हैं ना कि ज़्यादा ले रहे हैं। डिफिसिट का मतलब ये है कि हम ज़्यादा बोरो करते हैं। अब यहाँ पर किसी भी कंट्री में अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका मतलब वो कंट्री अनकॉम्पिटिटिव हो रही है और इन्वेस्टर्स उस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और वो अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हैं। ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो इकोनॉमी को हर्ट करते हैं अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहा है। तो आर्टिकल है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA के बारे में है। हाल ही में IFSCA को एसोसिएट मेंबरशिप मिल गई है किसकी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन की, IOSCO की। तो अब ये IFSCA ये इंडिया में है, ध्यान दीजिएगा, ये एक अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिए है। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है वो एक एरिया है, एक रीजन है, और ये जो रीजन है ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। अगर इंडिया के इन्वेस्टर्स किसी दूसरी जगह में इन्वेस्ट करने वाले हैं या बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उनको ये पूरा रीजन सपोर्ट करता है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करवाता है। इसे ही हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कह रहे हैं। अब यहाँ पर अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग रेगुलेटर्स ना हो, जैसे इंडिया में पेंशन फंड्स को रेगुलेट करने के लिए अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बाकी RBI, सेबी, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के एरेना के लिए अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं। लेकिन अगर कोई इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जरिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसे अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज से ना डील करना पड़े, इसीलिए एक यूनिफाइड रेगुलेटरी अथॉरिटी का निर्माण किया गया। उसे ही नाम दिया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। और अब इस अथॉरिटी को एसोसिएट मेंबरशिप मिल गई है IOSCO की। तो IFSCA का फॉर्मेशन किया गया 2020 में 2019 के एक कानून के तहत जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट। ये जो अथॉरिटी है ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में सिचुएटेड है। ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी है सभी प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब अलग अलग फाइनेंशियल रेगुलेटर इसे रेगुलेट नहीं करेंगे बल्कि हर प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए या फिर सर्विसेज के लिए एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जिसका नाम होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। अब यहां पर जो गिफ्ट IFSC है ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है जो कि लिंक प्रोवाइड करवाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए और इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए भी। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ग्लोबल कनेक्ट है इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट का वो बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश हो जाए। अब इंडिया के अगर IFSCA को मेंबरशिप मिल गई है IOSCO की तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है? इससे देखिए आसानी से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सकता है ग्लोबल लेवल पे, जो कॉमन इंटरेस्ट की बातें हैं उसे IFSCA शेयर कर सकता है IOSCO के साथ,
ये इंडिया का है और ये ग्लोबल है। तो इसके साथ और ये अपने एक्सपीरियंसेस IFSCA के साथ शेयर कर देंगे। जो IOSCO है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा IFSCA को कि हम उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकें और बेस्ट प्रैक्टिसेस को ऑप्ट कर सकें। अब बार बार बात हो रही है IOSCO की, तो ये है क्या, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसे 1983 में स्टैब्लिश किया गया था दुनिया के जो भी सिक्योरिटी रेगुलेटर्स हैं उनको एक साथ लाने के लिए। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत क्लोजली एसोसिएट होकर काम करता है किसके साथ, G20 के साथ, G20 के साथ भी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ भी। ये भी देखिए एक ग्लोबल फाइनेंशियल बोर्ड है जो कि सजेशंस वगैरह देता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कैसे बढ़िया से काम करेगा। तो काफी क्लोजली एसोसिएट है ये IFSCA G20 के साथ। इनफैक्ट नहीं, हम IFSCA की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं IOSCO की। और IOSCO का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन, IOSCO। तो यहां पर जो IOSCO का ऑब्जेक्टिव है और प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं कि दुनिया भर में जो भी सिक्योरिटी रेगुलेशंस हैं वो बढ़िया रहें और उनको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स पर फॉलो किया जाए। उम्मीद करता हूं ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, जो कि RODTEP स्कीम के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि जो इस स्कीम के बेनिफिट्स हैं उन्हें 1 जनवरी 2021 से सभी प्रकार के एक्सपोर्ट के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, सभी प्रकार के गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए। अब ये RODTEP स्कीम है क्या? देखिए ये एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए एक स्कीम है ताकि जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं, चूंकि हर देश चाहता है कि उसका एक्सपोर्ट ज्यादा हो क्योंकि इससे देश में फॉरेक्स आता है, तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रहें, सस्ते रहें और ग्लोबल मार्केट में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। इसके लिए इंडिया के एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है इस स्कीम से। ये जो स्कीम है, ऐसा नहीं कि इसके पहले कोई स्कीम थी, नहीं, इसके पहले एक स्कीम हुआ करती थी, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS स्कीम हुआ करती थी ये, या MEIS बोल लीजिए। इसके जरिए एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाया जाता था, लेकिन इस बात को लेकर WTO ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया और यह कहा गया कि इस प्रकार के बेनिफिट्स जो MEIS में दिए जा रहे हैं वो केवल किसी ऐसे देश में ही दिए जा सकते हैं जिसका पर कैपिटा इनकम $1000 से कम हो। इंडिया का पर कैपिटा इनकम अभी बढ़ गया है, 1900 समथिंग हो गया है, इसीलिए कहा गया कि इंडिया इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इंडिया ने इस स्कीम को बंद किया और इसकी जगह पे ये नई स्कीम RODTEP स्कीम को लॉन्च किया। इसमें अभी एक अच्छी बात यह है कि ये WTO से फुल्ली कंप्लायंट है। इसमें जो कई सारे और खर्चे ऐड नहीं किए जाते थे, जैसे केवल पहले जो कस्टम भरा जाता था एक्सपोर्टर्स के द्वारा उसे ही उसमें कवर किया जाता था, लेकिन अभी जो मंडी से सामान खरीदने का खर्चा होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा होता है, फ्यूल का जो खर्चा होता है, उन सभी को यहाँ पर ऐड किया गया है। इससे वजह से ये पूरी स्कीम ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बन गई है। इसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें रिफंड मिल पाएगा, जो भी लोकल टैक्सेस वगैरह वो पे करते हैं। एक्सपोर्टर्स को वो जो अमाउंट रिफंड होगा वो उनके एक लेजर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके वो कस्टम ड्यूटी वगैरह पे कर सकते हैं इंपोर्टेड गुड्स पर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। आर्टिकल जो कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में है। RBI ने अभी हाल ही में एक कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया, बनाया। अभी जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाया गया है इसका जो बेस पीरियड डिसाइड किया गया है वो है मार्च 2018। इंडेक्स में हम बताते हैं कि कोई चीज बेहतर हुई है या खराब हुई है। अब कोई चीज बेहतर हुई है या खराब हुई है उसके लिए हमें कोई पॉइंट ऑफ कंपैरिजन तो चाहिए ना। तो मार्च 2018 पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है, जिसके बेसिस पर हम ये देखेंगे कि मार्च 2018 की तुलना में इंडिया में जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है या जो डिजिटल पेमेंट हम करते हैं वो बढ़ा है या फिर घटा है। RBI DPI यानी कि RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इसे जो सेंट्रल बैंक की यानी कि RBI की वेबसाइट है वहां पर सेमी एनुअल बेसिस पे पब्लिश किया जाएगा मार्च 2021 से, यानी कि हर 6 महीने पर इस इंडेक्स का डेटा पब्लिक होगा, जिसमें जो डेटा अवेलेबल होगा वो कम से कम 4 महीने पीछे का होगा। तो ये इंफॉर्मेशन है। यहां पर जो डेटा पब्लिक किया जाएगा इंडिया में डिजिटल पेमेंट को लेकर, उसे 5 ब्रॉड पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि डिजिटल पेमेंट कितना बेहतर हुआ है समय के साथ साथ इंडिया में। जो 5 पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं, जिसमें पहला है पेमेंट इनेबलर्स, मतलब वो टूल्स, वो माध्यम जिनसे हम पेमेंट करते हैं, इसका वेटेज 25% का है। देन बात आती है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, डिमांड साइड पे और सप्लाई साइड पे। फिर पेमेंट परफॉर्मेंस, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है 45% का। देन कंज्यूमर सेंट्रिसिटी,
मतलब डिजिटल पेमेंट में एक कंज्यूमर को सेंटर में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। सिग्निफिकेंस की बात हो तो देखिए, एक तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसके बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ था। उसके बाद हमने ये देखा कि कोविड आ गया। कोविड के बाद लोग कॉन्टैक्ट से बचने लगे, तो काफी तेजी से डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में आगे बढ़े। तो डीपीआई हमें और अच्छी तरीके से ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर देगा कि जो पेमेंट में डिजिटाइजेशन है वो कितना बढ़िया हो रहा है। हमारा अगला आर्टिकल है वो लिथियम रिफाइनरी के बारे में है। देखिए, अक्सर जब बात होती है कि इंडिया में बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स चलाई जाएं या ई व्हीकल्स चलाई जाएं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलाई जाएं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज नहीं है, जिसको हमको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। इससे खर्चा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी को स्टैब्लिश किया जा रहा है गुजरात में। यहां पर लिथियम ओर को प्रोसेस किया जाएगा ताकि उसे ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट किया जा सके जिससे हम बैटरी बना सकें। जो लिथियम है वो एक रेयर एलिमेंट है, यूजुअली इंडिया में नहीं पाया जाता। तो जिसका ओर है उसे हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करेंगे, फिर इस रिफाइनरी में उसे प्रोसेस कर लेंगे। अब यहाँ पर जो गुजरात है वो एक डोमेस्टिक हब बन जाएगा एलआई आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देखिए, टीडीएस लिथियम आयन बैटरी गुजरात प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की पहली लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना स्टैब्लिश करने वाला है गुजरात में। उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी 2021 तक ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, सेटअप है, ये ऑपरेशनल हो जाएगा। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने एम्बिशियस प्रोजेक्ट सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज इसे लॉन्च किया, स्टार्ट किया। अब नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, सी प्लेन मतलब समंदर में चलने वाला प्लेन। तो ऐसा प्लेन होता है जो कि समंदर से टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। इसे इस तरीके से बनाया जाता है कि ये पानी में तैर सकता है, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। देखिए, इसके लिए इसके जो ऑपरेशंस हैं उनको कमेंस करने के लिए रूट्स वगैरह डिसाइड किए जा रहे हैं, और इस पूरे प्रोग्राम को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक मैकेनिज्म होता है, एक सेटअप होता है जो किसी पार्टिकुलर पर्पस से बनाया जाता है, उसको एक काम दे दिया जाता है। स्पेशल पर्पस से बनाया जाता है, नाम से स्पष्ट है, उन्हें वही काम करना होता है। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो देखिए, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट किया जाएगा सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत काम करता है। ये जो एयरलाइन के ऑपरेशंस होंगे, इनके लिए जो ऑपरेटर्स हैं, जो एयरलाइन को ऑपरेट करते हैं, उनको बुलाया जाएगा कि आप एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाइए एचडीसीएल के साथ मिलकर, और फिर आप इस पूरे सी प्लेन सर्विस को तैयार करिए, लॉन्च करिए। गवर्नमेंट की एक स्कीम है जहां पर वो सब्सिडाइज्ड जो एयरवेज हैं या जो एयर ट्रेवल की फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, दैट इज़ उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। जो रूट्स हैं या जो ऑपरेशंस होंगे एसएसपीएस के भी, वो इसी स्कीम के तहत कंडक्ट किए जाएंगे। तो थोड़ी बहुत सहूलियत इन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को भी मिली जाएगी। अगला आर्टिकल ट्राईफूड पार्क के बारे में है। अभी हाल ही में ट्राइफेड ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में काम करता है, एक एमओयू साइन किया है, जिसे आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हो। किसके साथ साइन किया है? अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ साइन किया है। क्यों साइन किया है? ताकि वो मध्य प्रदेश में ट्राईफूड पार्क स्टैब्लिश कर सके। अब ट्राईफूड पार्क क्यों स्टैब्लिश करना चाहते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसे हम आगे समझेंगे। इस ट्राईफूड पार्क को स्टैब्लिश करने के दौरान कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी इस इनिशिएटिव में? तो ज्वाइंट इनिशिएटिव है ये, ट्राइफेड तो रहेगा ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग भी इसमें इन्वॉल्व होगी। उद्देश्य ये है कि कुछ फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के वैल्यू एडिशन को प्रमोट करेंगे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो जंगलों में मिलते हैं, जैसे कि शहद, तेंदूपत्ते और भी कुछ माइनर आइटम्स, और जो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो तो टिम्बर हो जाता है, उसके लिए नहीं है ये। देखिए, 2020 में एक वंधन योजना लॉन्च की गई थी, उसी के अंडर में इस ट्राईफूड पार्क को स्टैब्लिश किया जाएगा। एक्चुअली में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग इकट्ठा करते हैं, वो उनकी आय का साधन हो, इसके लिए जरूरी है कि उसे बेचा जाए। उन्हें उसका मार्केट आसानी से नहीं मिल पाता था। तो वंधन योजना के तहत वंधन केंद्रास खोले गए थे जो ट्राइबल्स के इन प्रोड्यूस को खरीद लिया करते थे। तो अब ये जो ट्राईफूड पार्क्स तैयार किए जाएंगे, ये वंधन केंद्रास से जो रॉ मटेरियल है जो इन्होंने ट्राइबल से खरीदा है उसको ले लेंगे, खरीद लेंगे, फिर उसे प्रोसेस करके पूरे देश में बेचा जाएगा। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया जाता है हर 3 साल पे, ताकि उन्हें उनके प्रोड्यूस का सही दाम भी मिल जाए।
ट्राइफेड के बारे में बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, 1987 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इसे नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी की तरह रजिस्टर भी किया गया है। पर्पस तो यही था कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उन्हें इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, ताकि जो भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें उसका सही दाम मिले, उनकी आजीविका बेहतर हो, उनके पास कोई अगर सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो वो उसका भी सही तरीके से दाम अवेल कर पाएँ। जो ट्राइफेड है वो जो ट्राइबल पीपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं उसे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने का प्रयास करता है और उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बने उसको भी प्रमोट करता है। हाल फिलहाल में ट्राइबल्स के लिए कुछ इनिशिएटिव्स ट्राइफेड ने चलाए थे। एक तो था टेक फॉर ट्राइबल्स। यहाँ पर ट्राइबल्स में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को इम्पार्ट करने की कोशिश की जा रही थी। प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत ही कोशिश की जा रही थी। जो लोग भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर करते हैं उनके लिए योजना थी। दूसरा था वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान। कोविड-19 पैंडेमिक आया तो उसके बाद ट्राइबल कम्युनिटी के लोग इस बारे में अवेयर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, क्वारंटाइन हाइजीन टिप्स, इस पर बातचीत की गई। तीसरा इनिशिएटिव था वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ करते थे उनको मास्क, हाइजीन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए गए, सोप, डिसइंफेक्टेंट्स, ताकि वो ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों तक पहुंच जाए। जो आर्टिकल है वो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF के बारे में है। RBI ने PIDF स्कीम को अभी हाल ही में ऑपरेशनलाइज किया। क्यों किया? ताकि डिजिटल पेमेंट को बूस्ट कर सके। ऑब्जेक्टिव क्या रहा इसका? देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अभी कोविड के आने के बाद जो डिजिटल पेमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल गया है। हम बिना कॉन्टैक्ट के पेमेंट करना चाहते हैं, या कई बार जो POS मशीन है उसका इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रा होना चाहिए। ये इंफ्रा हमें बड़ी सिटीज़ में तो आसानी से दिख जाता है, लेकिन जो छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पर ये इंफ्रा कम देखने को मिलता है, फैसिलिटीज़ कम हैं। तो जो डिजिटल पेमेंट है उसका डेवलपमेंट छोटी सिटीज़ में, यानी कि टियर 3 से लेकर टियर 6 की सिटीज़ में भी हो जाए, उसी उद्देश्य से ये स्कीम लॉन्च की गई है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी फोकस में रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अक्सर हम टियर 3 या टियर 1, टियर 2 सिटीज़ को डेवलपमेंट के बेसिस पे देख लेते हैं कि जो सिटीज़ ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हैं, वो टियर 1 में आती हैं। ऐसा नहीं है। इसका पैरामीटर पॉपुलेशन है। टियर 1 में 1 लाख और उसके ऊपर की पॉपुलेशन की सिटीज़ आती हैं। टियर 2 में 50,000 से 1 लाख, टियर 3 में 20,000 से 50 लाख, टियर 4 में 10,000 से 20,000, टियर 5 में 5,000 से 10,000 और टियर 6 में 5,000 से कम पॉपुलेशन की सिटीज़ को कैलकुलेट किया जाता है। ये जो इसके लिए जो फंड डिसबर्स किया जाएगा वो ऑपरेशनल हो जाएगा 3 सालों के लिए, 1 जनवरी 2021 से। हालांकि आवश्यकता पड़ी तो 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर देंगे। इसे मैनेज किया जाएगा एक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, इस फंड को, जिसके चेयरपर्सन होंगे RBI के डिप्यूटी गवर्नर। राइट नाउ वो BP कानूनगो हैं। अब यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन के लिए देखिए, कई तरीके के डिवाइसेस में इसमें जो फंड है वो दिया जाएगा ताकि उन्हें प्रमोट किया जा सके, लाइक फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, QR कोड बेस्ड जो पेमेंट्स होते हैं उन्हें भी प्रमोट किया जाएगा। किस बेसिस पर सब्सिडी दी जाएगी ताकि ये इंफ्रा और ज़्यादा डेवलप हो, इसके लिए ज़रूरी होगा कि कितना खर्चा आ रहा है ऐसे इंफ्रा को सेटअप करने के लिए ताकि डिजिटल पेमेंट इंश्योर किया जा सके, किस तरीके की डिवाइस इस्तेमाल हो रही है, लोकेशन क्या है, इन सभी को संज्ञान में लिया जाएगा। इवेल्युएशन हर 6 महीने पर किया जाएगा कि कितना खर्चा आया है। कुछ बेसिक पैरामीटर्स भी होंगे, लाइक अगर हमें सब्सिडी अवेल करनी है तो जो मिनिमम यूसेज होना चाहिए, सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन हमने लगा रखी है अपनी शॉप पे, तो वहाँ पर 50 ट्रांजेक्शन कम से कम 90 दिनों में होने चाहिए, जिसमें 90 दिनों में 10 दिनों में 90 दिनों का इवेल्युएशन अगर हम कर रहे हैं तो 10 दिनों में ये मशीन जरूर इस्तेमाल में होनी चाहिए। तो इस पैरामीटर को अगर पूरा किया जाएगा तो ही इस स्कीम के तहत सब्सिडी को अवेल किया जा सकता है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में है। फूड प्राइस इंडेक्स इसे तैयार किया जाता है FAO के द्वारा, दैट स्टैंड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो एवरेज इंडेक्स पॉइंट अभी निकला है दैट इज 107.5 दिसंबर 2020 का। नवंबर 2020 में ये 2.3 पॉइंट कम था। अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि ये हर महीने आता होगा, क्योंकि 2 महीनों का डेटा तो यहीं दे दिया, नवंबर का और दिसंबर का, कि पिछली बार ये 2.3 पॉइंट कम था, इस बार 105.5 निकल के आया है। अब ये एक्चुअली में क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, जो फूड प्राइस इंडेक्स है
इसे 1996 में शुरू किया गया ताकि हम ये देख सकें कि ग्लोबल लेवल पे जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट है वहां पर सर्टेन बास्केट ऑफ गुड्स के जो दाम हैं वो कितने बढ़ अथवा घट रहे हैं। तो जो FAO का फूड प्राइस इंडेक्स है ये हर मंथ जो बदलाव हो रहे हैं इंटरनेशनल प्राइसेस के, किसके, बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज के, ऐसी चीजें जो हम खाते हैं, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनके दामों में हर महीने क्या परिवर्तन आ रहा है ये उसे मेजर करते हैं ताकि अंदाजा लग सके कि कैसा चल रहा है दुनिया में जो फूड के प्राइसेस हैं उनका लेवल। इसमें बास्केट ऑफ सीरियल्स, ऑयल सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, शुगर सबको इवेल्युएट करते हैं। इसका बेस पीरियड 2014-16 है राइट नाउ। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि 107.5 है तो 100 कब था और कितना बढ़ा है, कैसे आइडिया लगेगा। तो 100 2014 से 16 के बीच में था, ठीक है। FAO के बारे में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। 1945 में स्टैब्लिश की गई थी। उद्देश्य बिल्कुल सिंपल है कि रिसर्च करें, टेक्निकल असिस्टेंस दें, एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह रन करें ताकि एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़िया हो, प्रोडक्शन बढ़िया हो। 197 मेंबर स्टेट्स हैं। इनकी बाइनियल कॉन्फ्रेंस होती है यानी कि हर 2 साल में एक बार। अब यहां पर 49 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इलेक्ट किया जाता है जो इनके ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं, और जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पे सर्व करते हैं। FAO के बारे में आपने जाना, इन्होंने अभी तक कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं, जिनमें पहला है गियास, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर एग्रीकल्चर करने की बहुत पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, उनको कंजर्व करना और उनका सही तरीके से फायदा मिले इसे इंश्योर करने का काम इसके तहत किया गया। डेजर्ट लोकस्ट सिचुएशन, दुनिया भर में जो टिड्डियां हैं उनका प्रकोप कैसा है उससे मॉनिटर करते रहना, उससे नुकसान तो नहीं होने वाला है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC, ये एक बॉडी है जो कि फूड को लेकर ध्यान रखती है कि फूड के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बढ़िया रहे पूरी दुनिया में, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसमें जेनेटिक रिसोर्स को न केवल इनरिच करने की बात की जाती है बल्कि उसके एक्सेस को लेकर भी सभी जो देश हैं वो उसकी एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करें और जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब ना हो, ऐसे प्रयास किए जाते हैं। इस ट्रीटी को 31st सेशन जो था FAO का 2001 में उस दौरान अडॉप्ट किया गया था। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो BIS के बारे में है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अभी हाल ही में इसने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नाम से स्पष्ट है कि इंडिया में ये स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। किस चीज के स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है? ये एक ब्यूरो है, दैट्स श्योर। अब ये स्टैंडर्ड मेंटेन करता है तो स्टैंडर्ड ये मेंटेन करता है सभी प्रकार के गुड्स, सर्विसेज एंड प्रोसेसेस के लिए। किसी सामान की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ये BIS की जिम्मेदारी है। कोई सर्विस दी जा रही है तो उसके लिए जो सर्विस देने वाली एंटिटी है उसे सर्टिफिकेशन देना कि आपकी सर्विस बढ़िया है। कौन सा जो प्रोसेस है वो भी बढ़िया होना चाहिए। अब ये केवल इंडिया के लिए लागू नहीं है, कोई प्रोडक्ट अगर हम किसी दूसरे देश से इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं उसका भी जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, ये BIS इंश्योर करता है, जिसके लिए वो सर्टिफिकेशन देता है। वो सर्टिफाई कर देंगे कि हाँ ये एंटिटी बढ़िया क्वालिटी देती है, BIS मार्क उनको मिल जाएगा। और उसके बाद अगर उन्होंने सब स्टैंडर्ड पर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देना शुरू किया तो फिर उन्हें पनिश किया जाएगा। या किसी ने झूठ मूठ में कहा कि मेरे पास BIS स्टैंडर्ड्स का जो सर्टिफिकेशन है वो है, जो कि उन्हें ऑथराइज्ड वे में नहीं दिया गया है उनकी क्वालिटी सर्विस या गुड्स के लिए, तो भी उन्हें पनिश किया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि BIS का काम है इंडिया में गुड्स, सर्विसेज एंड प्रोसेसेस के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत काम करती है। देखिए, इसे 23 दिसंबर 1986 को फाउंड किया गया था। हालांकि उस दौरान जब इसे फाउंड किया गया था तो एक कानून आया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। अभी 2016 में एक दूसरा कानून आया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016। इसने इस पुराने वाले कानून को रिपील कर दिया। हालांकि कई सारे प्रावधान वो हैं, कुछ और चीजें जोड़ी गई हैं, जिसके बाद BIS को अब नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब नेशनल लेवल पे प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव हैं, बढ़िया क्वालिटी के हैं कि नहीं है, वो यही डिसाइड करेगा। और 12 अक्टूबर 2017 के बाद से BIS एक्ट इंप्लीमेंट हो चुका है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये स्टैंडर्ड क्वालिटी सर्टिफिकेशन का काम करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अगला आर्टिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर।
काफी लंबे समय से गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर रखा था कि वो जम्मू एंड कश्मीर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कुछ बढ़िया करेंगे, और ऐसा ही एक प्रयास अब हमारे सामने आ गया है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हमारे सामने रखा, एक नई स्कीम को हमारे सामने रखा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा यूटी है वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, मतलब यहां पर जो भी पैसा लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, 100% फंडेड होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लॉक लेवल पर डेवलपमेंट की बात की गई है, मतलब काफी निचले स्तर पर जाकर डेवलपमेंट को इंश्योर करने की बात की जाएगी। वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंश्योर हो, लोगों को जॉब्स मिले, इसके लिए सरकार इंसेंटिव भी देगी। अब इसमें सरकार पैसा कितना खर्च करने वाली है? यह स्कीम 16 सालों के लिए है, 2020-21 से लेकर 36-37 तक, जिसमें सरकार 28,400 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बना रही है। उन्होंने प्लान बना लिया है। इनफैक्ट उद्देश्य रहेगा कि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और उस पूरे रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सामाजिक विकास अपने आप ही हो जाएगा। अब यहां पर किस तरीके के इंसेंटिव्स मिलेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हाँ इंसेंटिव दिया जाएगा, कैसा इंसेंटिव दिया जाएगा? देखिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। कुछ जोन्स डिसाइड किए गए हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स। जो जोन ए है वहां पर इंसेंटिव कम होगा, लेकिन जो जोन बी है जो कि कंपैरेटिवली कम डेवलप्ड है वहां इंसेंटिव ज्यादा दिया जाएगा। अब जोन ए में 30% का इंसेंटिव होगा और जोन बी में 50% का इंसेंटिव होगा। किस बात पर इंसेंटिव होगा? जब भी किसी नई इंडस्ट्रियल यूनिट को लगाया जाता है तो बहुत सारा खर्चा आता है, जिसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे कि लैंड लेना, वहां पर बिल्डिंग्स को खड़ा करना, मशीनरी लेकर आना, तो इन सभी चीजों में काफी खर्चा आता है। तो इसमें जो भी खर्चा आएगा, जोन ए में उसका 30% गवर्नमेंट पे कर देगी और जोन बी में 50%। लेकिन ये नहीं कि 1,000 करोड़ आपने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना लिया और उसके बाद 300 करोड़ सरकार से मांग लिए, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई है वो 50 करोड़ की रखी गई है, और उसमें भी जोन ए में गवर्नमेंट मैक्सिमम 5 करोड़ का इंसेंटिव देगी और जोन बी में मैक्सिमम 7.5 करोड़ का इंसेंटिव देगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि इंसेंटिव कैसे दिए जा रहे हैं। दूसरा है कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन। आप लोन भी ले सकते हैं वहां पर इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। आपने अगर लोन लिया है 500 करोड़ रुपए तक का, यहां पर तो देखिए 50 करोड़ का मुद्दा है, यहां पर आप 500 करोड़ तक का लोन ले लीजिए, उस पर जो भी इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा उसका 6% गवर्नमेंट पे कर देगी, वो भी 7 साल तक। बहुत बढ़िया बात है। मतलब सपोज करिए कि वो बैंक आपसे 10% जो इंटरेस्ट है वो चार्ज कर रहा है, तो आपको केवल 4% पे करना है, 6% गवर्नमेंट पे कर देगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी और सर्विस सेक्टर में भी। अब जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव की भी बात की गई है। जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव को लेकर आप ये कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा कि जो वो फर्म जीएसटी पे करेगी उसको सरकार वापस कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वापस करने का जो मैकेनिज्म है वो एज यूजुअल जैसे पूरे देश में है वैसे ही रहेगा। यहां ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। यहां जीएसटी को आधार बनाकर यह पता किया जाएगा कि सामने वाली इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिया जाए कि ना दिया जाए। जीएसटी कोई इंडस्ट्री तब पे करती है जब उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बिकते हैं। अगर नहीं बिक रहे हैं तो वो जीएसटी नहीं पे कर रही है। इससे पता चल जाएगा कि ये इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, मतलब इसे मदद की जरूरत है, तो उसे मदद दी जाएगी। अब मदद कितनी दी जाएगी? जो उसका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ऐसा था जिस पर सरकार ने उसको इंसेंटिव दिए थे, लाइक सपोज करिए कि 5 करोड़ का इंसेंटिव सरकार ने उसको दिया था। बाकी ये अपर स्कीम्स की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जो भी इंसेंटिव उसे मिले हैं उसका 300% यानी कि 15 करोड़ रुपए इस एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, उसे 10 सालों के भीतर इंसेंटिव के फॉर्म में दिया जाएगा। इसमें भी एक कंडीशन है कि एक साल में जो टोटल एलिजिबल अमाउंट है आपका इंसेंटिव का, उसका 10% से ज्यादा इस जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव में नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर एक साल में जो आपको इंसेंटिव मिला है वो सपोज करिए कि 100 रुपए का मिला है, तो यहां पर इस स्कीम पार्टिकुलर जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत आपको 10 रुपए से ज्यादा का इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। जो टोटल अमाउंट है वो 10 साल में दिया जाएगा। तो 300% का ये प्रावधान आपने समझ लिया, ये एक्चुअली में ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है। जीएसटी लिंक्ड होने का मतलब ये नहीं कि जीएसटी वापस मिल जाएगा। जीएसटी से इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि आपको इंसेंटिव देना है कि नहीं देना है। आप जीएसटी कम पे कर रहे हैं, मतलब आपके गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बिक रहे हैं, आपको मदद की जरूरत है। अब आप कह सकते हैं फिर तो कोई फर्म चोरी कर ले और अपना उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिक रहे हों, तब भी वो ना दिखाए, जीएसटी ना पे करे और इंसेंटिव भी ले। तो देखिए, गवर्नमेंट के पास इनफ मैकेनिज्म्स हैं ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए। अभी हम केवल पॉजिटिव्स पे बात कर रहे हैं। अगर कोई जीएसटी पे नहीं करेगा अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेचने के बावजूद, तो उसको पनिश करने के सरकार के पास इनफ प्रावधान है। तो वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट इंसेंटिव का भी मैकेनिज्म है। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो तो नई इंडस्ट्रीज की कर रहे थे। जो पहले से काम कर रहे हैं उनका क्या, वो भी लोन ले सकते हैं और उसमें 5 सालों तक उनका 5% जो ब्याज है वो गवर्नमेंट पे कर देगी। इसमें भी लिमिट रखी गई है 1 करोड़ की। छोटे और बड़े सभी प्रकार के इंडस्ट्रियल यूनिट्स इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इससे
जो जम्मू एंड कश्मीर हमारा यूटी है उसकी रूपरेखा में परिवर्तन आएगा। कल है वो एंट्री नॉर्म्स को लेकर है स्टॉक एक्सचेंजेस में। सेबी ने, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी नया फ्रेमवर्क तैयार किया है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस की ओनरशिप के लिए, ताकि नए एंट्रेंट्स जो आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, डिपॉजिटरीज में, उनको एंट्री मिल सके। मामला क्लियर नहीं हुआ होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये मार्केट इंफ्रा होता क्या है, तब आपको ये आर्टिकल समझ में आएगा। तो पहले आप मार्केट इंफ्रा समझिए। देखिए, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी ऐसा एक प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो कि किसी फाइनेंशियल इंडस्ट्री को मदद करता हो। किस तरीके की मदद वो कर सकता है? उनको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है, उनके फाइनेंसेस को क्लियर करने में हेल्प कर सकता है। तो जो भी ऐसी एंटिटीज हैं जो किसी भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री को, जैसे कंपनीज वगैरह हो गई, बड़ी बड़ी फर्म्स हो गई, उनको हेल्प करते हैं, उन्हें मार्केट इंफ्रा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, डिपॉजिटरीज होती हैं। डिपॉजिटरीज क्या होती हैं? ऐसी एंटिटीज होती हैं जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को अपने पास रखती हैं डीमेटलाइज फॉर्म में, उन्हें डिपॉजिटरीज कहा जाता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होते हैं जो बहुत सारी फर्म्स के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्लियर करते रहते हैं। ये सभी बड़ी बड़ी कंपनीज को मदद करते हैं, सभी प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कॉर्पोरेशंस को हेल्प करते हैं। तो इन्हें एमआईआई कहा जाता है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं जो भी फर्म्स या कंपनीज पूरे भारत में काम कर रही हैं, उनको मदद करने के लिए जो भी फाइनेंशियल एंटिटीज हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, उन्हें आप मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज हो गए, डिपॉजिटरीज हो गए, अगर इस पे कुछ पार्टिकुलर लोगों का ही दबदबा रहे तो वो फाइनेंशियल सिस्टम को मॉड्यूलेट कर सकते हैं या फिर उसमें अपने हितों को साध सकते हैं। और जो नए लोग यहां पर एंट्री करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे, उन्हें दिक्कत होगी। ऐसा ना हो इसीलिए बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो रेसिडेंट प्रमोटर हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, अगर पहले जब वो एमआईआई सेट करते थे, यानी कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस बनाते थे, तो वो उसमें 100% शेयर होल्डिंग रख सकते थे। लेकिन अब उसे कम कर दिया गया, या तो आप 51 रख सकते हैं परसेंट या फिर 26% 10 सालों में। जो फॉरेन प्रमोटर्स हैं, जो एफएटीएफ कंट्रीज के मेंबर्स में से आते हैं, एफएटीएफ देखिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1989 में फाउंड किया गया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। G7 कंट्रीज ने इसे बनाया था। अभी 38 मेंबर्स हैं, यहां पर मेंबर्स की स्पेलिंग में ME मिसिंग है। तो अगर ये 38 मेंबर्स में से कोई इंडिविजुअल आता है और वो यहां पर MII स्टैब्लिश करता है, तो पहले वो 49% की शेयर होल्डिंग रख सकता था, लेकिन अब इसको घटा के 26% या फिर 15% कर दिया गया है। मतलब उनका भी कम कर दिया गया। कोई फॉरेन इंडिविजुअल जो एफएटीएफ के बाहर के देश हैं, वहां से कोई आता है, तो अब वो मैक्सिमम 10% शेयर होल्डिंग MII में रख सकता है। और कोई पर्सन जो कि प्रमोटर नहीं है, वो 25% से कम ही शेयर होल्डिंग अपने पास रख पाएगा, जो कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म के बारे में है। देखिए, अभी हाल ही में सेकंड और फाइनल सेशन हुआ इंडिया के 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू का, जिसे WTO ने जिनेवा में हाल ही में कंक्लूड किया। अब देखिए, ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म एक रेगुलर मैकेनिज्म है, समय समय पर होता है। इंडिया का जो लास्ट रिव्यू मैकेनिज्म में इंडिया गया था वो 5 साल पहले, यानी कि 2015 में गया था। तो इंडिया का जो रिव्यू होता है वो हर 5 साल पर होता है। अमेरिका, चाइना, इन सब का हर 3 साल पे होता है। इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए, WTO के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉनेटरी मैकेनिज्म है, जो कि उरुग्वे के फर्स्ट राउंड में ही रिजल्ट में आ गया था। देखिए, उरुग्वे राउंड के पहले जब WTO बना, उसके पहले एक बॉडी हुआ करती थी या एक एग्रीमेंट था जिसे कहा जाता था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, लगभग इसने 5 दशक तक काम किया। उसके बाद महसूस हुई आवश्यकता कि हमें एक और स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म चाहिए, तो फिर उरुग्वे राउंड में वार्ता शुरू हुई और शुरू में ही ये कहा गया कि हम सभी देशों की जो ट्रेड पॉलिसी है उसको आपस में मिलकर रिव्यू कर लेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। बाद में इसी के रिजल्ट के तौर पे मराकेश में एक एग्रीमेंट होता है 1994 में और WTO बनकर हमारे सामने आ जाता है। तो उरुग्वे राउंड जब चल रहा था तो शुरू में ही ये डिसाइड हो गया था कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, जब वो आपस अपने देश में कुछ भी ट्रेड पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे तो हम सभी लोग मिलकर उसे रिव्यू करेंगे, वो बढ़िया है कि नहीं है। और इस बात को Annex 3 जो मराकेश एग्रीमेंट था, जो मोरक्को में साइन किया गया था, वहां पर Annex 3 में डाला गया था, जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि WTO के सभी मेंबर्स इस रिव्यू में आएंगे। कैसे आएंगे? जो 4 सबसे ऊपर वाले मेंबर होंगे, मतलब जिनका सबसे बड़ा हिस्सा होगा वर्ल्ड ट्रेड में, जैसे यूरोपियन यूनियन वर्तमान में US, जापान और चाइना है, इन सभी को हर 3 साल पर रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद के 16 देश जो ग्लोबल शेयर बड़ा रखते हैं, उनको हर 5 साल पर रिव्यू किया जाएगा। इंडिया सेकंड लेवल पे आता है, 2015 में रिव्यू हुआ था, फिर अभी 2020 में रिव्यू होता है और अभी रिजल्ट्स वगैरह 21 के शुरुआत में आ गए। और जो बाकी के देश हैं उसके नीचे
उन्हें 7 साल में एक बार रिव्यू किया जाता है। जो लीस्ट डेवलप्ड है उनको सबसे बड़े गैप पर रिव्यू किया जाता है। तो ये एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है, ये आपने समझ लिया होगा। जो रिव्यू है उसे कंडक्ट किया जाता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी के द्वारा, जहां पर वो मेंबर कंट्री से पूछते हैं कि आपकी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं उसके बारे में आप हमको बताइए। फिर इकोनॉमिस्ट वगैरह उसे एनालाइज करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, जो सेक्रेटेरिएट ट्रेड पॉलिसी रिव्यू डिवीजन है उसमें उसे पब्लिश कर दिया जाता है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम के बारे में है। हाल ही में आरबीआई ने यह कहा या इंट्रोड्यूस किया लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम, लाई सिस्टम। 50 करोड़ के ऊपर के जो भी पेमेंट ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए अब ये जरूरी होगा, चाहे वो एनईएफटी के जरिए हो या आरटीजीएस के जरिए हो। एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों को 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोनों में अंतर सिर्फ टाइम का है। एनईएफटी में जब आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है ट्रांसफर होने में, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस को पहले बंच बना लेते हैं, उसके बाद इवेल्युएट करके एक बार में ट्रांसफर करते हैं। जब उनके पास 200-500 ट्रांजैक्शन इकट्ठा हो जाते हैं तो वो एक बार में उसे क्लियर करते हैं। जबकि आरटीजीएस में ऐसा नहीं होता, ये रियल टाइम है। आप जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो तुरंत ही हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको बड़े अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है। तो आरटीजीएस और एनईएफटी आप समझ गए, दोनों 2005 में आए थे, दोनों ट्रांजैक्शन मेथड है। अंतर केवल टाइम का है। एनईएफटी कुछ समय लेता है, आरटीजीएस तुरंत हो जाता है। अब ऐसे पेमेंट्स अगर आपको 50 करोड़ के ऊपर के करने हैं तो आपके पास लाई यानी कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम के तहत लाई नंबर होना चाहिए। जो लाई है वो 20 डिजिट नंबर होता है, जो कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पूरी दुनिया में आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी एंटिटी ऐसी है जो ये ट्रांजैक्शन कर रही है। लाई, ये जो 20 डिजिट नंबर है, इसे डेवलप किया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा। ये किसी भी फाइनेंशियल डेटा सिस्टम की इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए काम करता है और उसे डिटेक्ट भी करता रहता है। लाई जो है इसे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया फेज्ड मैनर में इंडिया में। जो ओटीसी डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कोई पीस ऑफ पेपर जिसकी अपनी कोई वैल्यू ना हो, बल्कि वो किसी अन्य डॉक्यूमेंट से या किसी भी मटेरियल से अपनी वैल्यू डिराइव करता हो। तो जैसे कि आपके पास कुछ पैसे हैं, उसके बदले में आपने किसी को पीस ऑफ पेपर थमा दिया, जिस पर आपने उस पैसे का जो आपके पास है उसका अमाउंट लिख दिया, तो वो एक प्रकार का डेरिवेटिव हो गया। तो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, जब दो लोग आपस में डेरिवेटिव्स का लेन देन आपस में कर लेते हैं, किसी इमीडिएटर की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कहा जाता है। तो यहां पर इसके लिए भी लाई नंबर की आवश्यकता होगी। नॉन डेरिवेटिव मार्केट में भी इसकी आवश्यकता होगी। बड़े कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए भी इसकी आवश्यकता होगी। कुछ समय पहले आरबीआई ने यह भी बोला था कि जिनके पास लाई नंबर नहीं है उनको जो बैंक्स हैं वो लोन ना दें। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड इंडिया में जो लाई लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर है उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये अधिकार उन्हें आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत दिया है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यह आवश्यकता महसूस हुई कि ग्लोबल लेवल पे ट्रेंड क्या चल रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का या फाइनेंशियल एक्टिविटीज का, इसका अंदाजा नहीं लग पाता, क्योंकि हर देश अपने अपने तरीके से ये करता है। तो आवश्यकता महसूस हुई कि ग्लोबल सिस्टम होना चाहिए जो इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करे। तो फिर ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने इस लाई नंबर को या लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम को डेवलप किया, जिसकी मदद से वो दुनिया भर के देशों में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं फाइनेंशियल लेवल पे उसे डिटेक्ट करते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो जयंत कुमार दास कमेटी के बारे में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक वर्किंग ग्रुप को कंस्टिट्यूट किया है डिजिटल लेंडिंग को लेकर। डिजिटल लेंडिंग का मतलब ये है आप बैंक में जाते हैं, पेपर्स वगैरह सबमिट करते हैं, फिर आपको लोन मिलता है। कैसा हो कि आप अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा करें और आपके अकाउंट में आपके जो लोन का अमाउंट है वो आ जाए और आप बिना किसी पेपर वर्क के एकदम ऑनलाइन मोड में ही अपना जो भी मंथली पेमेंट होता है उसे करते रहें। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स ये क्या डिजिटल लेंडिंग कर सकते हैं? अगर ऐसा करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? इस बारे में इनसे कहा गया है कि आप अपनी रिकमेंडेशन दीजिए। ये जो वर्किंग ग्रुप है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मेंबर्स हैं। इसके चेयरपर्सन जयंत कुमार दास जी हैं, जो कि आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। ये वर्किंग ग्रुप क्या क्या करेगा? सबसे पहले तो डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज को इवेल्युएट करेगा, उनका असेसमेंट करेगा, देखेगा कि वो कितना ज्यादा पेनिट्रेट हो सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हमें ऑप्ट करने चाहिए। जो कई सारे बैंक्स हैं या फिर फाइनेंशियल एंटिटीज हैं वो आउटसोर्स करते हैं सर्विसेज को लेंडिंग करने के लिए, वो कहां तक सेफ है, कितना बेहतर है। रिस्क को आइडेंटिफाई करना, अगर हम डिजिटल लेंडिंग को रेगुलेट ना करें और बैंक्स को बोल दें कि आप अपने हिसाब से जैसे लेंड करना चाहते हैं करिए, तो इसके क्या नुकसान होंगे, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इससे कितना ज्यादा खतरे में आ सकती है और कंज्यूमर्स के जो हित हैं वो कितने ज्यादा रिस्क पर आएंगे, इसे भी इवैल्यूएट करना है। इन्हें रेगुलेटरी चेंजेस भी बताने हैं ताकि हम डिजिटल लेंडिंग को बेहतर कर सकें। अगर हम चाहते हैं कि हम एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म में लेकर आएं इस डिजिटल लेंडिंग को, ऑनलाइन मोड में लोन दे देने को, तो क्या करना चाहिए? ये रिकमेंड करेंगे कि स्पेसिफिक रेगुलेटरी एक्सपेंशन कितना बढ़िया किया जाए ताकि हम अच्छे तरीके से
डिजिटल लेंडिंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें, और जो बाकी की रेगुलेटरी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनका क्या रोल होना चाहिए इस डिजिटल लेंडिंग मैकेनिज्म में। इन्हें कहा गया है कि 3 महीने के अंदर आप अपनी रिपोर्ट दीजिए और बताइए कि क्या कैसे किया जाए। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के बारे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में स्टार्टअप्स को एड्रेस किया, इंटरेक्ट किया उनसे इस समिट में, जिसका नाम था प्रारंभ। ये 15 और 16 जनवरी 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आते हैं, उन्होंने इस पूरे समिट को ऑर्गेनाइज किया। एक्चुअली में देखिए 2018 में जब बिम्स्टेक की समिट हुई थी, 4th बिम्स्टेक समिट हुई थी, तो वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम जल्दी ही एक समिट ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पर हम बिम्स्टेक के स्टार्टअप्स को इन्वाइट करेंगे। तो बिम्स्टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव को होस्ट करने की बात या पहले ही कमिटमेंट ये की गई थी 2 साल पहले। तो अभी 5th एनिवर्सरी थी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की, जिसे 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। तो उसी चीज़ को कमेमोरेट करते हुए हमने ये प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 25 देशों से लगभग 200 ग्लोबल स्पीकर्स ने पार्टिसिपेट किया। ये सबसे बड़ा स्टार्टअप का कॉन्फ्रेंस रहा जिसे कभी इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत। जो समिट है वो ये पोर्ट्रे करेगा कि इंडिया में कितने बढ़िया तरीके से जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो स्प्रेड हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाएगा स्टार्टअप्स को, उन्हें एक अच्छा मार्केट मिल सके, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इन्हेंस किया जाएगा ऐसे समिट्स के थ्रू। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को देखिए, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है ये बात हम यहाँ पे फंडामेंटल के तौर पे समझ रहे हैं। कोई भी ऐसी कंपनी जिसे रजिस्टर हुए या इनकॉर्पोरेट हुए 7 साल से कम का समय हुआ हो, उसका जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से कम का हो, वो इनोवेशन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट के तहत काम कर रहा हो, नए प्रोडक्ट्स को कमर्शियलाइज कर रहा हो, उसे स्टार्टअप की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये एक ऑफिशियल डेफिनेशन या इन्फॉर्मेशन स्टार्टअप के बारे में आप कह सकते हैं। अगला आर्टिकल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के बारे में है। अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है 15 जनवरी को 600 डिस्ट्रिक्ट में पूरे भारत में। फ्लैगशिप स्कीम है ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत वर्क करती है। इसे इंप्लीमेंट करने का काम एनसीडीसी को दिया गया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम यंगस्टर्स को इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग दें। यहाँ पर लोग जॉब तो करना चाहते हैं लेकिन जॉब के मुताबिक स्किल नहीं है, वो स्किल उनको इम्पार्ट कर दी जाए, ये उद्देश्य है इसका। की कंपोनेंट की बात करें तो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लोगों को ट्रेन किया जाता है अलग अलग फील्ड्स में ट्रेनिंग सेंटर्स के थ्रू। आरपीएल का कॉन्सेप्ट है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अगर आपको कुछ पहले से ही आता है, आप वहाँ पर जाके अपनी स्किल को टेस्ट करवा लीजिए, वो सर्टिफाई कर देंगे कि आपको ये काम आता है, उसके बेसिस पे आप जॉब ले सकते हैं। स्पेशल प्रोजेक्ट्स जैसे गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, इंडस्ट्री हैं, वहाँ पर आपको लेकर जाएंगे और स्पेशल ट्रेनिंग देंगे जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है उसमें। कौशल एंड रोजगार मेला लगाया जाता है हर 6 महीने में, जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनके द्वारा मीडिया कवरेज के साथ। वहाँ पर सभी कंपनीज अपने एचआर्स वगैरह भेज देती हैं और वो वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह लेकर जो भी सर्टिफाइड लोग हैं उनको रिक्रूट करते हैं, उनको जॉब दे देते हैं। प्लेसमेंट असिस्टेंस की बात करें तो कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, वो जॉब भी दे देते हैं ऐसे लोगों को जिनको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेन किया गया है, तो उनको प्लेसमेंट भी मिल जाता है अगर वो इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के बारे में बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि 2020-21 जो स्कीम का पीरियड है, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया है 2020-21 का पीरियड, उसमें 8 लाख लोगों को ट्रेन किया जाएगा, जिसमें 729 जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं, जो नॉन प्रधानमंत्री कौशल केंद्र ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर किया है कि हम भी ट्रेनिंग देंगे, वो 200 आईटीआईज, ये सभी लोग मिलकर ट्रेनिंग देंगे इतने सारे इंडिविजुअल्स को, एक रोबस्ट पूल तैयार करेंगे स्किल्ड लोगों का। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 और 2.0 से हमने जो सीखा है, हम उन कमियों को इसमें दूर करेंगे, और जो अभी पेंडेमिक की सिचुएशन आई हुई है कोविड-19 की, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई हैं, हम कैसे लोगों को स्किल करें कि जो जॉब्स लोगों की गई हैं वो उन्हें वापस मिल सके, उसके लिहाज से भी काम किया जाएगा। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम के बारे में है। अब यहाँ पर हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने क्वेश्चन किया कंज्यूमर्स को कि कई सारे सोलर कंपनी जैसा क्लेम कर रही हैं कि वो ऑथराइज्ड वेंडर्स हैं गवर्नमेंट की ओर से, जो हमारी छतों पर आकर सोलर पैनल्स लगा रहे हैं और उसे ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें जब तक सोलर पैनल में लाइट जो जनरेट हुई है बैटरी में वो है, तब तक आप उसे यूज़ करते हैं, जब वो लाइट खत्म हो जाती है तो आप ग्रिड की लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके का यह पूरा मैकेनिज्म है। एक्चुअली ये मैकेनिज्म, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम। सोलर पावर का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए सोलर पैनल्स को घरों की छतों पर इंस्टॉल कर दिया जाता है।
इससे ऑब्जेक्टिव ये है कि 40,000 मेगावाट एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है 2022 तक। अब ये वर्क कैसे करता है, इसमें एक्चुअली में सब्सिडी दी जाती है। अगर 3 किलोवाट तक का कोई इंस्टॉलेशन लगा रहा है तो 40% खर्चा सरकार वहन करती है। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का जो खर्चा है उसमें 20% सरकार वहन करती है। लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन की अथॉरिटी केवल स्टेट डिस्कॉम को है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं केवल उन्हें, और वो भी अपने वेंडर्स चूज करते हैं बिडिंग के जरिए। वो वेंडर्स ही जाके इस स्कीम के तहत जो सोलर पैनल्स हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन कई सारी कंपनीज ये कहकर कि हम ऑथोराइज्ड वेंडर्स हैं, ये सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि गलत है। सब्सिडी जो है वो केवल रेसिडेंशियल सेक्टर के लिए ही अवेलेबल है, कमर्शियल पर्पज से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब ये पूरा मैकेनिज्म इंस्टॉल किया जाएगा तो इसमें पीवी मॉड्यूल्स और सेल्स वही लगाए जाएंगे जिसे भारत में ही प्रोड्यूस किया गया हो। जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उन्हें उनके परफॉर्मेंस के बेस पर इंसेंटिव भी दिया जाएगा कि उन्होंने पिछले साल की तुलना में इस साल कितना ज़्यादा इंस्टॉलेशन इंश्योर किया है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो सरकार है वो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च करेगी, जिसमें स्टार्टअप को मदद दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव ये है कि इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड होता है किसी भी स्टार्टअप को चालू करने के लिए वो उन्हें दिया जा सके। एट द सेम टाइम स्टार्टअप्स को बाद में भी फंड चाहिए होता है जो वो मार्केट से रेज करते हैं डेट के फॉर्म में, तो उसके लिए गवर्नमेंट गारंटी दे देगी कि आप पैसा उठा लीजिए। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे उन्हें एक गवर्नमेंट गारंटी मिल जाएगी, तो उनके लिए आसान होगा इन्वेस्टमेंट करना। कवरेज की बात करें तो ये कई तरीके के फाइनेंशियल असिस्टेंस कवर करेगी। ये जो स्कीम है इसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट है उसका प्रूफ तैयार करने के लिए भी कई बार काफ़ी खर्चा आता है। स्टार्टअप उसे जब तक तैयार नहीं करेंगे प्रूफ के तौर पे, तब तक उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, वो पैसा सरकार दे देगी। प्रोटोटाइप तैयार करना होता है जो इन्वेस्टर्स को दिखाया जा सके, प्रोडक्ट का ट्रायल होता है, मार्केट में कैसे एंटर करना है और किसी प्रोडक्ट का कमर्शियलाइजेशन कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के लिए इनिशियल फंड की आवश्यकता होती है जो इस स्कीम के तहत सरकार के द्वारा स्टार्टअप को दिया जाएगा। फंडिंग में देखिए 20 लाख रुपए तक का फंड दे दिया जाएगा अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे प्रूफ करने के लिए पैसों की आवश्यकता है। 50 लाख रुपीस तक का फंड दिया जाएगा जो कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के फॉर्म में होगा। यहां पर देखिए ये कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब ये होता है कि कोई लोन आपने लिया है, कुछ समय के बाद मान लीजिए स्टार्टअप की अगर हम बात करें, कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टॉक्स में या फिर शेयर में। मतलब जिसने लोन दिया है उसका कुछ हिस्सा कुछ समय के बाद शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, प्रॉफिट ले सकता है, ओनरशिप ले सकता है। तो डेट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट है ताकि प्रोडक्ट का कमर्शियलाइजेशन किया जा सके, मार्केट तक पहुंचा जा सके। नीड की बात करें तो जरूरी है कि एशिया की जो कंट्रीज हैं उनके लैब से कुछ फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज निकल कर आएं। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें गवर्नमेंट का समर्थन मिले और फंडिंग जो भी रिक्वायर्ड इंक्यूबेशन है वो सरकार के द्वारा उन्हें दिया जाए। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल में उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाएगा। नॉन ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल का मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो मतलब इस स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल में कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होंगे जो मेंबर होंगे, तो वो ऑफिशियल मेंबर हो गए, और कुछ लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हैं वो अगर मेंबर बनेंगे तो उन्हें नॉन ऑफिशियल कहा जाएगा। देखिए ये जो काउंसिल है इसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने कंस्टिट्यूट किया 2020 में। इनका काम ये है कि ये गवर्नमेंट को एडवाइस करें कि इंडिया में हम कैसे एक स्ट्रॉन्ग इनोवेटिव सिस्टम डेवलप कर सकते हैं स्टार्टअप के लिए। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, जो चेयरपर्सन होंगे वो मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होंगे। जो कन्वीनर होंगे इस काउंसिल के वो ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के लिए। कुछ मेंबर्स एक्स ऑफिशियो होंगे, जो उस पद पर होगा वो ऑटोमेटिकली नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बन जाएगा। इसे यही कहा जाता है, एक्स ऑफिशियो का मतलब यही होता है। तो जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज होंगी, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी या उसके ऊपर के रैंक के जो ऑफिशियल्स होंगे वो अपने आप ही इस काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। अब बात होगी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, जिनके नॉमिनेशन की बात अभी चल रही है। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो इसमें जैसे मान लीजिए कुछ सक्सेसफुल स्टार्टअप है, उनके फाउंडर्स आ सकते हैं, कुछ अनुभवी लोग आ सकते हैं जिन्होंने कंपनीज बढ़िया स्तर पे चलाई हैं, कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो टर्म होगा वो 2 साल का होगा। ठीक है, फंक्शंस इनके बिल्कुल क्लियर हैं। उद्देश्य ये होगा कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को ये फैसिलिटेट करें कि वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं इनोवेशन के जरिए। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उन्हें कैसे कमर्शियलाइज किया जाए। ये कुछ मेजर्स डेवलप करेंगे कि स्टार्टअप्स जो हैं वो आसानी से स्टार्ट हों, ऑपरेट हों, ग्रो करें, और अगर वो ना चल पाए तो एग्जिट भी कर सकें। इसके लिए उन्हें ज़्यादा कंप्लायंस ना फॉलो करना पड़े। ये भी बताएंगे कि कैसे स्टार्टअप कैपिटल आसानी से अवेल कर सकते हैं,
और जो डोमेस्टिक कैपिटल उन्हें मिले उसे इंसेंटिवाइज किया जाए, ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि वो ग्लोबल लेवल पे भी जो कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट है उसे कैटर कर सके, इकट्ठा कर सके। आर्टिकल इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जिसे अभी हाल ही में रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा, इसमें कर्नाटका को टॉप पोजीशन दी गई है मेजर स्टेट्स कैटेगरी में। अब यहाँ पे मेजर स्टेट्स कैटेगरी का क्या मतलब है वो समझेंगे। इसमें देखिए 2 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रहे, एक तो नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, और दूसरा है द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। इसका जो पहला एडिशन है वो अक्टूबर 2019 में आया था, मतलब 2020 वाला दूसरा है। ये जो इंडेक्स है इसमें उद्देश्य ये रखा गया है ताकि हम पता कर सकें कि कौन सा स्टेट इनोवेशन यानी कि नवाचार के मामले में कितना ज्यादा बढ़िया कर रहा है। नेशनल लेवल पे भी आइडिया लग जाएगा, स्टेट लेवल पे भी आइडिया लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स तो देखिए 3 हैं। पहला कि स्टेट्स और यूटीज को रैंक किया जाए उनके इंडेक्स स्कोर के मुताबिक कि वो इनोवेशन को कितना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को भी ट्रेस कर लें जो किसी भी स्टेट्स में इनोवेशन को प्रभावित करते हैं। और तीसरा, हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं उसके लिए मदद भी मिल जाएगी और हम इनोवेशन को थोड़ा और बढ़ा पाएंगे क्योंकि हमें रियल ग्राउंड सिचुएशन का पता होगा। पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें 2 की कंपोनेंट्स हैं, एक है इनेबलर और दूसरा है परफॉर्मेंस। इनेबलर्स का मतलब ऐसे कंपोनेंट्स से हैं जो प्रभावित करते हैं किसी भी पार्टिकुलर स्टेट या यूटी में इनोवेशन को। यही पैरामीटर हैं स्टेट इनोवेशन इंडेक्स के, वो हैं ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। ये तो हो गए इनेबलर। और परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में 2 बातें हैं, नॉलेज का आउटपुट कितना निकल रहा है और नॉलेज को हम डिफ्यूज कितना कर पा रहे हैं, उसे फैला कितना पा रहे हैं, उसका डिफ्यूजन कितना हो रहा है। रैंकिंग की बात करते हैं तो देखिए चूंकि हर स्टेट का साइज अलग है, पॉपुलेशन अलग है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, तो सभी को एक साथ समेट देना उचित नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस हैं। इसीलिए रियल रैंकिंग निकल कर आए, इस उद्देश्य से पूरे भारत को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। मेजर स्टेट्स जहां पर बड़े स्टेट्स हैं, बड़ी पॉपुलेशन है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स जहां पर अलग तरीके की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, और तीसरा है यूटी या फिर सिटी स्टेट। सिटी स्टेट के तौर पे देखिए यहां पर आप गोवा को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि गोवा बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन एक स्टेट है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस क्या निकल कर आया। कर्नाटका को टॉप पोजीशन मिली, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब का नंबर है। यूटी एंड सिटी स्टेट में बात करें तो दिल्ली को फर्स्ट रैंक मिली है और उसके बाद जो रैंक मिली है दैट इज टू चंडीगढ़। नॉर्थ ईस्टर्न या हिल स्टेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, उसके बाद नंबर है उत्तराखंड का। यहाँ पर यूटी एंड सिटी स्टेट्स में जो गोवा है उसका 5वां नंबर है, उत्तर प्रदेश को 9वां और बिहार को सबसे आखिरी नंबर दिया गया है। यहाँ पर सबसे बढ़िया परफॉर्म किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट में हिमाचल प्रदेश और 5वां नंबर मिजोरम का है। तो हमारा अगला आर्टिकल है वो आयरन ओर पॉलिसी 2021 के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अभी हाल ही में न्यू आयरन ओर पॉलिसी को अप्रूव किया, जिसके तहत रिक्स का एलोकेशन और आयरन ओर का ट्रांसपोर्टेशन गवर्न होगा। रिक्स का मतलब रेल के उन डिब्बों से है जिनसे आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या किया जाता है, या और भी सामान जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। क्या है इस पूरी आयरन ओर पॉलिसी में? देखिए आयरन ओर पॉलिसी 2021 जो है ये 10 फरवरी से इफेक्ट में आ जाएगी और इसके इफेक्ट में आ जाने के बाद जो भी इसके प्रोविजंस हैं उन्हें अपडेट कर दिया जाएगा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के मॉड्यूल में। ठीक है, अब यहाँ पर रेट अलॉटमेंट सिस्टम मॉड्यूल जो है जिसमें ये कहा जाता है कि हाँ इस पार्टिकुलर कंपनी को जो आयरन ओर कलेक्ट कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, इतने रेट्स दिए जाते हैं, आप अपना सामान यहाँ से यहाँ तक लेकर जाइए, आयरन ओर लेकर जाइए। तो ये पूरा जो सिस्टम है उसके बारे में ये बातें की जा रही हैं। अगर हम आयरन ओर की बात करें तो रेलवे ट्रैफिक का 17% ये कवर करता है, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा जो फ्रेट लोडिंग है उसमें आयरन ओर का है, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स जैसे रेक एक बार एलोकेट हो गया तो उसमें वापस से उसकी स्क्रूटनी होती थी, इसमें टाइम जाता था और कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती थी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस पूरे स्क्रूटनी के प्रोसेस को रिमूव कर दिया गया है। ये जो स्क्रूटनी का काम था उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेक मूवमेंट ऑफ रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता था, इसका जो ऑफिस कोलकाता में है वहां से। तो अब इस पूरे संबंध में उनके पास कोई रेगुलेटरी रोल नहीं होगा, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। जो भी कस्टमर्स आयरन ओर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि उन्होंने आयरन ओर को स्टेट या सेंटर के रूल्स के मुताबिक ही प्रोक्योर किया है और उसी के मुताबिक वो ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं। प्रायोरिटी देखिए ऐसे आयरन ओर ट्रैफिक को दी जाएगी जिसका इस्तेमाल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में होने वाला है, यानी कि मेक इन इंडिया को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा यहाँ इस पॉलिसी के माध्यम से भी।
ओल्ड और न्यू प्लांट जो हैं उनको एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो सेंटर एम्पावर्ड कमेटी के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया था। इसको काम ये दिया गया था कि राजस्थान में जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है उसके बारे में आप सजेशंस दीजिए, कैसे रोका जाए, क्या किया जाए। इस पैनल ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। तो जो रिपोर्ट इन्होंने अभी सबमिट करी है उसमें क्या निकल कर आया है। सबसे पहले तो सैंड माइनिंग होती क्या है। देखिए, सैंड माइनिंग एक्चुअल रिमूवल है सैंड का, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, वहां से निकाल के लेकर आ जाते हैं रिवर्स से, स्ट्रीम से या लेक से, जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। जो सैंड है यानी कि रेत, ये एक माइनर मिनरल है। सेक्शन 3 के मुताबिक माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, एमएमडीआर एक्ट का जो सेक्शन 15 है वो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो रेगुलेट करें कि जो मिनरल कंसेशंस हैं वो किस प्रकार से दिए जाएंगे। माइनर मिनरल्स के संबंध में लीज वगैरह देने की जिम्मेदारी इनके पास होती है। इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी ये भी है कि रूल्स फ्रेम करें ताकि इलीगल माइनिंग ना हो, ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज ना हो इन माइनर मिनरल्स का। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी एक गाइडलाइन जारी की थी 2016 में विद द टाइटल सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016, जहां पर इस इशू पर भी बात की गई थी कि सैंड माइनिंग जो इलीगल तरीके से हो रही है उसमें प्रॉपर रेगुलेशंस होने चाहिए। तो अभी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया। कमेटी ने यह कहा कि अगर कोई इलीगल माइनिंग हो रही है सैंड की और कोई भी व्हीकल उसे लेकर जा रही है तो 10 लाख तक का फाइन लगाया जाए, या फिर 5 लाख पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से फाइन लगाया जाए अगर कोई बड़ी व्हीकल नहीं जा रही है। तो यहां पर देखिए यह भी कहा गया कि कोई भी अनरजिस्टर्ड ट्रैक्टर कमर्शियल व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल ना हो। मतलब कोई अगर ट्रैक्टर है जो सैंड माइनिंग में इस्तेमाल हो रहा है तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। यह भी कहा गया कि अगर कहीं पर इलीगल माइनिंग का मामला आता है तो उसके 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी खातेदारी लीजेस दी गई हैं सबको टर्मिनेट कर दिया जाए, ताकि डिटरेंस होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी मामला पकड़ा गया तो सभी लोग प्रभावित होंगे। जो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसे भी स्क्रैप किया जाए। एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखते हैं वो एनुअल गवर्नमेंट को पे करते हैं, एट द सेम टाइम कुछ बिडर्स होते हैं जिनको एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट करने की अथॉरिटी दी जाती है। इससे भी करप्शन फैलता है और इलीगल माइनिंग की संभावना बढ़ती है, तो इसे भी स्क्रैप करने की बात कही गई है। हमारा अगला आर्टिकल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के सेक्शन 32A से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें ऐसा बोला गया है कि कोई भी कॉरपोरेट डेटर कौन है? कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसने उधारी ले रखी है, ठीक है। तो उधार में जीने वाला इंसान कहीं से भी उधार ले सकता है। हो सकता है कि बैंक से उधार लिया हो सकता है कि किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर से उधार लिया हो, या फिर कहीं और भी फाइनेंशियल एजेंसीज होती हैं जिनसे उधार लिया हो, बहुत जगहों से उधार लिया हो सकता है। अगर अब ये पैसे नहीं चुका पा रहा है, मान लो कि एक पर्सन ए है जो कि कॉरपोरेट डेटर है और ये अपनी कंपनी इसने जो भी चला रखी थी उससे जो भी पैसे मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे, इसका कंपनी नुकसान में जा रहा था, लेकिन ये उधार चुकाने में नाकामयाब रहा। तो अभी जितनी भी बैंक्स हैं या फिर फाइनेंशियल एजेंसीज हैं या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उनके बिहाफ पर या फिर वो खुद ही वो लोग एक प्रोसेस इनके खिलाफ चला सकते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत। इस पूरे प्रोसेस का नाम है कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में क्या होगा कि ए अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे और जो इसकी कंपनी है वो नीलाम कर दी जाए। मतलब कि लोग आए, इसकी बोली लगाएं और इसकी कंपनी बेच के इन लोग का पैसा चुका दिया जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि कारपोरेट डेटर कोई भी ऑफेंस कर ले या फिर इसकी कंपनी का कोई भी पास्ट रिकॉर्ड रहा हो, लेकिन एक बार अगर किसी भी बिडर ने या फिर जो भी बोली लगा रहे हैं उन लोगों ने अगर इसको कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो फिर इन लोग के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी ऑन बिहाफ ऑफ दिस फ्रॉडुलेंट कंपनी। मान लो कि ए ने कुछ धांधलेबाजी की थी 2014 में, उन्होंने 500 करोड़ का घोटाला कर दिया था, ठीक। ये किसी को पता नहीं था, इंसॉल्वेंट घोषित करके इन्होंने ये कंपनी बेच दी 5,000 करोड़ रुपए में और इनको पैसे वैसे मिल गए और इसका कोई एक नया मालिक आ गया बी। अभी 2021 में आके कुछ एक केस वापस से ओपन होता है और अब बी के ऊपर ये बात आ जाएगी कि भाई आपकी कंपनी जो थी जिसके पहले वाले ओनर थे उनके ऊपर 500 करोड़ के घोटाले का चार्ज है, अब इसको आपको बियर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा।
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का ये सेक्शन 32A ये बोलता था कि जो भी कॉरपोरेट डेटर है, अगर जब तक ये कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, या फिर एक बार किसी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये वो अथॉरिटीज होती हैं जो कि निपटारा करने के कगार पर बिचौलिए का काम करती हैं। मतलब कि जो भी क्रेडिटर्स हैं और जो डेटर है, मतलब जिसने उधार लिया है, जिसने उधार दिया है, उनके बीच में कुछ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हो सकती हैं, मतलब इनकी सुलह कराने के लिए। ठीक है। अगर रिजोल्यूशन प्लान बन गया है तो उसके बाद कॉरपोरेट डेटर प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा अपने किसी भी ऑफेंसेस के लिए। दूसरी चीज ये कि कॉरपोरेट डेटर की जो प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इस रेजोल्यूशन प्लान के अंदर में। ठीक है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सभी लोगों के लिए एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ भाई, अब जितना भी गलती हो गया, बट अब आगे इसके लिए नहीं करेंगे, आप नीलामी कर लो, जितने पैसे आते हैं वो आप ले लो। इस तरीके से कुछ एक बीच वाले रास्ते पर हम चलते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 32A को एक्सटेंड करते हुए, जो अभी तक कॉरपोरेट डेटर को प्रोटेक्ट करता था, उन्होंने अब ये भी बोला है कि भाई इसके साथ साथ जो बिडर्स होते हैं ना, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी बाद में भी और उस टाइम पर भी। या फिर इवन ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आप इतना पैसा कहाँ से लेके आ रहे हो इस चीज़ को खरीदने के लिए। मतलब ऐसे क्या हो रहा है कि मान लो कोई भी नीलामी चल रही है, तो बिडर्स भी अब यहाँ पर आने के लिए डरते हैं कि उनके ऊपर भी कार्रवाई ना होने लगे, क्योंकि इसका ऑलरेडी इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। इस खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाले कंपनी में पैसे लगाएंगे तो इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होंगे, इसीलिए बिडर्स आते नहीं हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेट डेटर के साथ साथ अब बिडर्स को भी प्रोटेक्शन दे दिया है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन बिडर्स के ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशंस नहीं चला सकते। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो सेक्शन 32A है, इसमें कोई भी पर्सन जो भी कॉरपोरेट डेटर के साथ में पकड़ा जाएगा, मतलब कि इसके साथ कोई भी रिलेशन समझ में आता है इस ऑफेंस को कंडक्ट करने के लिए, हो सकता है कि इसके कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हों, हो सकता है कि कोई ऑफिसर इंचार्ज हो जो कि इस तरीके से उसको पकड़ना चाहिए था बट वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया हो, उन सभी को अभी भी लायबल कंसीडर किया जाएगा। अगला आर्टिकल हमारा श्रम शक्ति पोर्टल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, लेबर वाली मिनिस्ट्री नहीं है। यहाँ पर श्रम शक्ति जो है वो एक प्रकार का नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट के लिए पोर्टल बनाया जा रहा है। मतलब कि ये क्या करेगा, जितने भी ऐसे लेबर्स होते हैं उनके डेमोग्राफिक प्रोफाइल को रिकॉर्ड रखेगा, उनके लाइवलीहुड ऑप्शंस को देखेगा कि क्या क्या प्रोबेबल सिचुएशंस हो सकती हैं, कौन कौन से स्किल हैं उनके अंदर, अभी कौन सा और आना चाहिए, उनके माइग्रेशन का पैटर्न क्या है, इन सभी चीज़ों पर वो स्टडी कंडक्ट करेगा और ये पोर्टल पर ये सारे इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी। ये किस लिए फ़ायदेमंद होगा? अब चूंकि देखो, हमारे स्टेट लेवल के बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं, नेशनल लेवल के बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो उनको हम अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट कर सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ट्राइबल माइग्रेशन रिपोजिटरी बनाने की बात हो रही है, जो कि हमारे डेटा गैप को एड्रेस करेंगे। हम सबको पता है कि हमारे कंट्री में डेटा गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारे पास डेटा की बहुत सारी कमियां हैं। उनको फुलफिल करने के लिए भी ये श्रम शक्ति पोर्टल हमारी मदद करेगा। आर्टिकल आज एनबीएफसीज के रेगुलेशन से रिलेटेड है। क्या होता है कि एक तरफ होते हैं बैंक्स और एक तरफ होता है एनबीएफसी। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। यहाँ पर दोनों के पास ये पावर है कि वो लोन दे सकते हैं, किसी को भी अगर पैसों की ज़रूरत है तो ये लोन दे सकते हैं। बट इशू यहाँ पर ये आता है कि बैंक्स के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, जैसे कि बैंक्स डिपॉजिट वगैरह भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। एनबीएफसीज यूजुअली डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिमांड डिपॉजिट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। फिक्स डिपॉजिट जैसे कोई चीज़ होती है तो डेफिनेटली वो इसको कर सकते हैं विद इन ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। लेकिन लोन चूंकि दोनों लोग देते थे, और ऐसे बहुत सारे हाल फिलहाल के न्यूज़ में समझ में आ रहे थे कि इतने सारे एनबीएफसी जो कि काफ़ी बड़े एनबीएफसीज थे वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि अभी तक आरबीआई ने बैंक्स के ऊपर तो बहुत अच्छे से रेगुलेशन कर रखा है, बट एनबीएफसी के अंदर वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो इतना अच्छा नहीं है जिससे कि हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को भी हम लोग, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को हम लोग उतने अच्छे से रेगुलेट कर सकें। इसीलिए फिलहाल में आरबीआई ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रपोज किया है एनबीएफसीज के लिए। उन्होंने बोला है कि हम
अब इनके ऊपर भी रेगुलेशन की इंटेंसिटी को हम बढ़ाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक 4 टियर स्ट्रक्चर की बात की है आरबीआई ने। ये जो 4 टियर स्ट्रक्चर है ये बेसिकली एनबीएफसीज को 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करेगा। ओवरऑल देखा जाता है तो लगभग लगभग हमारे कंट्री में 9400 के आसपास एनबीएफसीज हैं, और इसमें देखा जाता है कि अप्रॉक्सीमेशन में 9200 के आसपास तो केवल छोटे एनबीएफसीज ही हैं, स्मॉल एनबीएफसीज। तो इनके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा भी दिया तो भी क्या मतलब, फ्रॉड से अगर पूरे इकोनॉमी को झटका लगना है तो किससे लगेगा, जो एनबीएफसीज काफ़ी बड़े होंगे। और चूंकि आज के टाइम पर ऐसे भी एनबीएफसीज हैं जो कि हमारे बड़े बड़े बैंक्स के कंपैरिजन में आ सकते हैं, इसीलिए ये रेगुलेशन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने एक नाम सुना होगा IL&FS। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज, जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पर डिफ़ॉल्ट किया था। ये भी एक एनबीएफसी थी। तो इसीलिए अब ये टाइटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन रहे हैं। अब इस बात को जरा आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो 4 टियर स्ट्रक्चर है, जो ये क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें 4 अलग अलग लेयर्स डिज़ाइन किए गए। एक है बेस लेयर, फिर है मिडिल लेयर, एक है अपर लेयर और एक है टॉप लेयर। ये 4 लेवल्स पर हम लोग अलग अलग एनबीएफसीज को क्लासीफाई करेंगे। अभी बहुत सारी डिटेल्स आरबीआई ने नहीं दी है, बट स्टिल जितना हमें पता है उसके बेसिस पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बेस लेयर के एनबीएफसीज होंगे ना, ये छोटे एनबीएफसीज होंगे, जो हम बता रहे थे कि अप्रॉक्सीमेशन में 9200 के आसपास हैं। दूसरा, हमें एक और बात समझना चाहिए कि धीरे धीरे आरबीआई का ये कहना है कि एनबीएफसीज पर भी हम उतना ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लगाना चाहते हैं या उतना ही रेगुलेशन लगाना चाहते हैं जितना हम नॉर्मल बैंक्स पर लगाते हैं। तो जितने भी इन लोग को छूट दी गई थी एनबीएफसीज को, अब धीरे धीरे उसको स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, नॉर्मली बैंक्स के नज़र में अगर आप देखते हैं तो 90 डेज अगर हमें उसका रिटर्न नहीं मिलता है तो वो एनपीए कंसीडर हो जाता है। अभी तक एनबीएफसीज के लिए वो 180 डेज का पीरियड था। इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रिक्ट करते हुए इस क्लासिफिकेशन में चेंज किया गया और बोला गया भाई अब 180 दिन नहीं चल पाएगा, हमें 90 डेज पर ही वापस आना है। अभी तक क्या होता था कि कोई भी एनबीएफसी अगर अपना छोटा सेक्शन भी अगर एक खोलना चाहती है, मतलब अगर एक नया एनबीएफसी बनाना चाहती है, तो उसके लिए एंट्री लेवल पर एक नेट ओन्ड फंड्स होता है। ये होता है कि एक ऐसा अमाउंट, मान लो आप लोन देने जा रहे हो, तो अगर आपके जेब में पैसे ही नहीं है तो आप लोन क्या दोगे। तो अभी तक ये होता था कि भाई जेब में कम से कम 2 करोड़ रुपए भर के आओ, उसके बाद एनबीएफसी की बात हो सकती है। लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है कि एंट्री लेवल पर कम से कम आपके जेब में 20 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब जाके आप एनबीएफसीज में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा बहुत सेक्शंस में हमने देखा कि एनबीएफसीज की जो डिस्क्लोजर पॉलिसीज़ होती हैं कि किसको लोन दे रहे हैं या फिर कस्टमर्स की क्या कंप्लेंट्स हैं, उनको वो सही तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना बहुत ओपेक थी, हमें समझ भी नहीं आती थी। तो अब आरबीआई ने बोला कि भाई ये सब नहीं चलेगा, बेस लेयर के जितने भी एनबीएफसीज होंगे उनको ये थोड़ा अपना डिस्क्लोजर जो है ना वो थोड़ा सा अच्छे से दिखाना पड़ेगा। आपको प्रॉपर हमें शो करना पड़ेगा किस पार्टी से आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो, कौन से कस्टमर के कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व किया या नहीं किया, ऐसा कुछ। फिर बात करते हैं मिडिल लेयर की। मिडिल लेयर में वो एनबीएफसीज कैटेगराइज होंगे जिसको हम लोग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कैटेगरी का दर्जा देते हैं। आपने डी सिप्स के बारे में पढ़ा होगा। ये हैं डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये जो डी सिप्स होते हैं दे आर टू बिग टू फेल, ऐसा बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी बैंक्स हैं। ये सब इतने बड़े बैंक हैं कि ये फेल ही नहीं हो सकते। तो आप समझो कि मिडिल लेयर में भी इसी तरीके से वो एनबीएफसीज होंगे जिनको हम लोग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट का दर्जा देंगे। ठीक है, तो आप कुछ एसबीआई और आईसीआईसीआई ऐसे लोगों की बात आप सोच सकते हो। अब इनका बेसिक काम क्या होगा, जो मिडिल लेयर के एनबीएफसीज होंगे वो हाउसिंग फाइनेंस में डील कर सकते हैं। अगर कहीं कहीं कंपनी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, उन कंपनीज को फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी कोर इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज होती हैं उनको लोन दे सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग गवर्नेंस को टाइट करने की बात कर रहे हैं। अब गवर्नेंस को टाइट करने की बात का क्या मतलब है कि अभी तक जैसे हमने देखा ना कि बहुत ओपेकनेस थी, मतलब कि इनका क्या प्रोसेस चल रहा है अंदर अंदर हमें कुछ पता नहीं चल पाता था। अभी हम एक बेहतर गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि ये जो CRAR है, अब CRAR मतलब कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो,
या फिर इसको हम लोग CAR मतलब कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि आपने किसी को 100 रुपये का लोन दिया और आपको पता चल गया कि भाई ये 100 रुपये का जो लोन हमने दिया है ना, ये रिस्की है, पता नहीं वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके लिए RBI बोलती है कि भाई आपको 15% मतलब कि 100 रुपये का 15 रुपये आपको अपने पास रिजर्व करके रखना है कि इन केस अगर इन फ्यूचर ये डिफ़ॉल्ट कर जाए, ये वापस ना कर पाए अपना लोन, तो आपके जेब में कम से कम इतने रुपए तो होने चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। यही है कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, मतलब कि हमारे पास 15 रुपये का कैपिटल होना चाहिए एज कंपेयर टू 100 रुपीज़ का रिस्क एसेट। ठीक है, हमारे पास 100 रुपये का रिस्की एसेट है, उसके अगेंस्ट में 15 रुपये कम से कम हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। यही है CRAR या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और इसमें भी इन्होंने बोला है कि मिनिमम ये जो है आप 10% तक टियर 1 रखोगे। ठीक है, टियर 1 कैपिटल आप इस तरीके से समझ सकते हो कि CRAR में टियर 1 टियर 2 ऐसे करके काफ़ी कैटेगराइजेशन होती है। टियर 1 एक प्रकार का प्राइमरी फंडिंग सोर्स होता है, मतलब कि आप समझ लो कि जिस पे पूरा का पूरा ये NBFC टिकता है, उतना पैसा इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर्स की इक्विटी इंक्लूड हो सकती है। और एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जिनको हमें डिविडेंड वगैरह पे करना है, मतलब जो कोर प्रॉफिट की हम बात करते हैं, 100 रुपये का अगर हमारी कमाई है तो उसमें कुछ लोग को डिविडेंड देना है। मान लो 20 रुपये हमने डिविडेंड में बांट दिए, तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग कितनी बची, 80 रुपये की रिटेन्ड अर्निंग बची, 80 रुपीज़ की हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है। तो ये इनके थोड़े से स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर लाया गया और बोला गया कि NBFCs अब सिक्योरिटीज़ के बाईबैक के लिए कंपनीज को लोन नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, मान लो कंपनी ABC है जो कि अभी 100 करोड़ रुपए का शेयर होल्डिंग इसका मार्केट में है। ठीक है, इसका एक शेयर जो है 1 करोड़ रुपए का है, तो इसे 100 शेयर्स मार्केट में है। तो अभी क्या होता है कि इसको लगेगा कि भाई 100 शेयर हैं, इसके पास ऑलरेडी 50 शेयर थे, इन्होंने बोला कि नहीं, अभी हमारे पास थोड़ा सा और डिसीजन मेकिंग पावर बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 20 शेयर्स और होने चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं ना, 20 करोड़ अपने ही कंपनी में अपने ही शेयर खरीदने में लगा देते हैं। इसको बोलते हैं बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज़। तो लेकिन ये आप देखो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा। जब कंपनी की मोनोपोली बढ़ती है तो जब फेल होगा तो ये अकेले पे भी तो नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए ऐसे NBFCs जो कि सिक्योरिटीज़ बाईबैक करने के लिए कंपनीज को लोन देते थे, अब यहाँ पर 20 करोड़ जो रुपए हैं, हो सकता है ABC कंपनी के जेब में ना हो, अब वो 20 शेयर खरीदने के लिए लोन ले ले 20 करोड़ का और फिर अपने 20 शेयर खरीद ले, तो उसको बोलते हैं लोन लेना बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए। तो ये NBFCs इस सेक्शन में लोन नहीं दे सकेगा। ऐसे NBFCs जिसके 10 या 10 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, उनको कोर बैंकिंग सोल्यूशन अडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसे कि सर्विसेज होते हैं ना, बैंकिंग सोल्यूशंस होते हैं, आप और हम नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, या फिर आजकल UPI ट्रांजैक्शंस हैं लेन देन के लिए, डिपॉजिट के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए इनको भी ऐसे कुछ कोर बैंकिंग सोल्यूशंस अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अपर लेयर जो है वो तीसरा सेक्शन होगा, तीसरा लेवल होगा, जिसमें हमारे पास 25 से 30 NBFCs होंगे। अब आप समझो कि ये 25 से 30 NBFCs एकदम बैंक जैसे होंगे, मतलब हम इनको बैंक से बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं। इनका भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो कोर इक्विटी टियर 1 है, मतलब कि वही जो टियर 1 कैपिटल है, वो यहाँ पर 9% सेट करने की बात हो रही है। फिर इसके बाद आता है टॉप लेयर। चौथा लेयर जो RBI ने बताया है, फिलहाल अभी वो खाली है, क्योंकि RBI की नज़र में इतना बड़ा कोई NBFC नहीं है जिसको हम लोग टॉप लेयर में अभी के लिए रख सकें। लेकिन फिलहाल इन फ्यूचर जब NBFCs का ग्रोथ इतने तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो मे बी इन फ्यूचर इस लेवल पर भी कुछ NBFCs को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। हालांकि हमने इस आर्टिकल के लिए काफ़ी टाइम ले लिया, बट ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसको समझना। आर्टिकल आज हमारा ग्रीन टैक्स से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में सेंटर ने ऐसे व्हीकल्स जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट में खूब सारा पोल्यूशन फैला रहे हैं, उनको उनके यूज़ को कम करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए उनके अगेंस्ट एक ग्रीन टैक्स इम्पोज करने की बात कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक प्लान प्रपोज किया गया है, अनाउंस किया गया है। यहाँ पर होगा क्या कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, वो ऐसे पुराने व्हीकल्स के ऊपर ग्रीन टैक्स लेवाई करेगा। जब भी कोई भी पुराना व्हीकल अपने एक निर्धारित समय के बाद उसके रिन्यूअल के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसको मिलता है फिटनेस सर्टिफिकेट। अब इसी फिटनेस सर्टिफिकेट का जो भी रेट चल रहा होगा, उस टाइम पर अगर व्हीकल्स बहुत पुराने होंगे तो उनके रेट्स में इजाफा दिखेगा, जैसे कि 10 से 25% तक का हम
हाई रेट रख देंगे वहाँ पर, जिससे कि लोग डिसइंसेंटिवाइज हों कि हाँ मुझे ऐसे पुराने व्हीकल्स का यूज़ कम करना है या नहीं करना है। जितना भी पैसा एक्स्ट्रा यहाँ से कलेक्ट हो रहा है उनको हम लोग एक सेपरेट अकाउंट में रखेंगे, और इस सेपरेट अकाउंट में जितने भी पैसे कलेक्ट होंगे उनको हम लोग यूटिलाइज करेंगे अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन करने के लिए। और भी दूसरे स्टेट असिस्टेंस के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि उनको हम और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, लेकिन डेफिनेटली हम पॉल्यूशन कम करने के लिए ही यूटिलाइज करेंगे। इस ग्रीन टैक्स से बहुत सारे व्हीकल्स एग्जेम्प्टेड भी हैं, जैसे कि ऐसे व्हीकल्स जो कि हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, वो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप नॉर्मल डीजल पेट्रोल वेरिएंट की कार या कोई भी व्हीकल ले ही रहे हो, लेकिन उसी में आपने साइमल्टेनियसली सीएनजी या फिर एलपीजी या इथेनॉल का भी यूज़ किया है। उन केसेस में ऐसे व्हीकल्स एग्जेम्प्टेड रहेंगे। साथ ही साथ जो भी फार्मिंग के लिए यूज़ होने वाले व्हीकल्स हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, टिलर्स, ऐसे व्हीकल्स भी इस ग्रीन टैक्स से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। ये ग्रीन टैक्स का पूरा प्रावधान डिफरेंशियल टैक्सेशन पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर एक व्हीकल पर हम लोग सेम टैक्स लगाएंगे, अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पर्सनल व्हीकल है उसमें हर 15 साल के बाद जब आप रिन्यूअल के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो उस टाइम पर ग्रीन टैक्स चार्ज किया जाएगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उसके लिए ग्रीन टैक्स कम चार्ज होगा। अगर आप अपना व्हीकल बहुत पुराना किसी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो यहाँ पर ग्रीन टैक्स लगेगा बहुत ज़्यादा होगा। ये हो सकता है कि जितना आप रोड टैक्स दे रहे हैं उसका 50% तक भी चार्ज ले लें ये लोग। तो इस तरीके से डिफरेंशियल टैक्सेशन है। और आप कौन सा वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल वेरिएंट है या डीजल वेरिएंट आपका व्हीकल है, इसके ऊपर भी ये डिफरेंशियल टैक्सेशन चलेगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जितना भी रेवेन्यू इस ग्रीन टैक्स के थ्रू हम कलेक्ट करेंगे उनको हम लोग पॉल्यूशन से लड़ने के लिए यूज़ करेंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए, और इस एमिशन को हम मॉनिटर करेंगे कि कितना हम लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं और उसको कैसे हम कर्ब कर सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा ऑफ बजट बोरोविंग से रिलेटेड है। यूजुअली क्या होता है कि जब भी किसी भी कंट्री में बजट इंट्रोड्यूस होता है या फिर बजट की बात आती है तो सभी लोग की नज़रें एक बात पर टिकी होती है कि इस टाइम इस यूनियन बजट में फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल सी बात है कि जो भी सरकार के कमाने का सोर्स है और जितना वो स्पेंड करती है, इनके बीच का जो भी गैप है उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना कमाया और कितना खर्चा कर दिया। तो मान लो उसने 100 रुपए कमाया और 105 रुपए खर्चा कर दिया, तो ये जो 5 रुपए का डेफिसिट आता है यही है फिस्कल डेफिसिट। यहां पर ये जो फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं उसी में एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। ये एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है जिससे कि फिस्कल डेफिसिट को हम लोग थोड़ा कम करके दिखा सकते हैं। यूजुअली बहुत सारी सरकार ऐसा करती है। होता क्या है कि सरकार लोन के लिए पैसे बाहर से या फिर हम सबसे या फिर किसी न किसी दूसरे फॉर्म पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में वो ले लेती है। कुछ अलग सोर्सेस हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है। ऐसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये बोल दे कि आप लोन ले लो और अपना एक्सपेंडिचर जितना भी खर्चा पानी करना है आप उस लोन के थ्रू कर लो और बाद में जब आप कमाना तो उनको चुका देना। क्या होता है इसका मतलब कि सेंटर डायरेक्टली ऐसे लोन लेने की बात नहीं कर रही है। इसीलिए जब सेंटर खुद लोन नहीं ले रही है तो इस केसेस में वो यूनियन बजट में शामिल नहीं होते हैं और जितनी भी उधारी यहाँ पर ली गई है वो हमारे फिस्कल डेफिसिट का हिस्सा बन नहीं पाता है। यहाँ पर ये जितने भी बोरोविंग्स की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर यूजुअली फिस्कल डेफिसिट के अंदर सेंटर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है, एक लाइबिलिटी होती है कि वो उसको उतना पैसा वापस से चुकाना है। लेकिन ऑफ बजट बोरोविंग्स के जितने भी ऐसे लोन होते हैं उसमें सेंटर का कोई रोल नहीं होता। उनको जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो चुकाने का काम करते हैं। तो इसीलिए ये कंट्री के फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं की जाती है। यूजुअली ऐसा ये जो ऑफ बजट बोरोइंग है ये कैसे रेज किया जाएगा? गवर्नमेंट पीएसयूज को सिंपल बोलती है कि भाई मार्केट से आप लोन ले लो या फिर बॉन्ड्स इशू कर लो। फॉर एग्जांपल 2020-21 के बजट में गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जितना भी फूड सब्सिडी बिल है
उसको आधा ही पे करते हैं, और उन्होंने बोला कि जितना कम पड़ रहा है आप उसको नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से लोन ले लो और वहाँ से आप उसको अपना काम कर लो। और इसी तरीके से सेंटर ने अपना जो फूड सब्सिडी बिल है उसको आधा कर दिया। अब यहाँ पर अगर वो पूरा पैसा दे देती तो गवर्नमेंट का ज़्यादा खर्चा हो जाता, और कमाई तो उतनी है नहीं सरकार की। उस केस में डिफिसिट जो है या फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ता हुआ दिखाई देता। इस बात की पुष्टि करते हुए कैग भी यही रिपोर्ट देता है। एक 2019 का इनका रिपोर्ट आया था, इसमें यही कहना था कि ऐसे फंडिंग्स जो अलग सोर्सेस के थ्रू आते हैं या फिर ऐसे फंड्स जिनके ऊपर पार्लियामेंट का कोई जोर नहीं है, ऐसे क्या होता है कि हम एक बड़े रिस्क की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो भी फिस्कल डेफिसिट हम काउंट नहीं कर पाते हैं, उससे हमारे कंट्री का जो ट्रू फिस्कल डेफिसिट का नेचर है वो हम लोग शो नहीं कर पाते हैं या कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अब इसमें जैसे इन्होंने बोला कि जुलाई 2019 में जीडीपी का 5.85% एक्चुअल जीडीपी होना चाहिए था 2017-18 के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से ये 3.46% ही था। तो इससे ये जो ऑफ बजट बोरोविंग्स है, इससे हमारा फिस्कल डेफिसिट कम दिखाई देता है, बट होता नहीं है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।